हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दिलीप सर टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 22 है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्थिर वोल्टेज सोर्स, आदर्श वोल्टेज सोर्स, स्थिर करंट सोर्स एवं आदर्श करंट सोर्स। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं ना। और सबसे पहले समझेंगे हम स्थिर वोल्टेज सोर्स क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं स्थिर वोल्टेज सोर्स, जिसको इंग्लिश में कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स कहते हैं। तो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स वोल्टेज का ऐसा स्रोत होता है जिसके टर्मिनल पर यदि हम लोड परिवर्तन करते हैं तो उसकी जो टर्मिनल वोल्टेज है बहुत कम परिवर्तित होती है ना, बहुत कम परिवर्तित होती है। तो वोल्टेज का ऐसा सोर्स स्थिर वोल्टेज सोर्स कहलाता है। अब इसको हम समझते हैं एक डायग्राम की सहायता से। तो ये हमने एक डायग्राम लिया है स्थिर वोल्टेज सोर्स का। यहाँ पर वोल्टेज जो स्रोत है 100 वोल्ट का है और इसके सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ा है जो कि 1 ओम का है। ठीक है। अब मान लिया गया है कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है वो 10 एम्पियर की फ्लो है। अब जो स्थिर वोल्टेज सोर्स है इसके टर्मिनल ए और बी हैं, जिस पर RL रेजिस्टेंस जोड़ा है जो कि लोड को प्रदर्शित करता है ना। अब क्या होगा, यदि हम इसके रेजिस्टेंस को, जो कि बाहरी रेजिस्टेंस है या लोड रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हम परिवर्तित करते हैं, अर्थात इसके मान को हम कम ज़्यादा करते हैं, तो जो वोल्टेज सोर्स है उसके मान में बहुत कम मात्रा में परिवर्तन होता है ना, क्योंकि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है बहुत कम होता है। जैसे यहाँ माना गया है 1 ओम, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इसका बहुत कम है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होने के कारण इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस में वोल्टेज जो ड्रॉप होगा बहुत कम होगा। जैसे यहाँ पर देखें हम वोल्टेज ड्रॉप, इस डायग्राम में वोल्टेज स्रोत में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V = IR होगा ना। अब V = I की वैल्यू यहाँ पर 10 एम्पियर है और यहाँ पर R क्या है, 1 ओम है ना। ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 1 ओम है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, 10 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब यहाँ पर जो 100 वोल्ट है यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। तो ये टर्मिनल पर मिलेगा कितना, 90 वोल्ट मिलेगा। अर्थात लोड के मान को कम ज़्यादा करेंगे हम, तो लोड के मान को कम ज़्यादा करने से इसके जो वोल्टेज स्रोत है उसके टर्मिनल वोल्टेज में कोई अंतर नहीं आएगा या बहुत कम अंतर आएगा। तो वोल्टेज के ऐसे सोर्स को हम स्थिर वोल्टेज सोर्स कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्थिर वोल्टेज सोर्स से आपको कौन कौन से मुख्य बिंदु याद रखना है। तो पहला बिंदु यहाँ से याद रखना है कि जो स्थिर वोल्टेज सोर्स होता है इसका आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, स्थिर वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये निम्न होता है, जिसके कारण वोल्टेज ड्रॉप का होगा, कम होगा। और हमको जितना वोल्टेज सोर्स यहाँ से वोल्टेज सोर्स द्वारा हमको जितना वोल्टेज मिलेगा उसका वही के वही वोल्टेज हमको कहाँ पर मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज पर मिलेगा। तो पहले पॉइंट आपको ये याद रखना है। अब दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आंतरिक रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो वोल्टेज स्रोत के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। तो आंतरिक प्रतिरोध वोल्टेज सोर्स के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है। अब तीसरा पॉइंट याद रखना है कि जो स्थिर वोल्टेज सोर्स है उसके टर्मिनल पर लोड परिवर्तन से टर्मिनल वोल्टेज बहुत कम मात्रा में परिवर्तित होती है। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है आपका कि स्थिर वोल्टेज सोर्स के टर्मिनल पर लोड परिवर्तित करने से बहुत कम मात्रा में वोल्टेज परिवर्तन होती है या टर्मिनल वोल्टेज में बहुत कम मात्रा में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट आपको याद रखना है और डायग्राम याद रखना है और ये वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला याद रखना है समझने के हिसाब से। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आदर्श वोल्टेज सोर्स किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं आदर्श वोल्टेज सोर्स या आइडियल वोल्टेज सोर्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो आदर्श वोल्टेज सोर्स क्या होता है, तो वोल्टेज का ऐसा सोर्स जिसके टर्मिनल पर हम लोड के मान को कम ज़्यादा करें तो उसकी टर्मिनल वोल्टेज परिवर्तित नहीं होती है। तो वोल्टेज के ऐसे सोर्स को हम
आदर्श वोल्टेज सोर्स कहते हैं। आदर्श वोल्टेज सोर्स होता है उसमें भी स्थिर वोल्टेज सोर्स के समान ही जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है वो सीरीज में जुड़ा होता है, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो उसका वैल्यू जो होती है वो होती है 0। अर्थात जो आदर्श वोल्टेज सोर्स होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, है ना। जो आदर्श वोल्टेज सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा। अब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होने के कारण यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, क्योंकि V = IR होता है ना। अब यहाँ पर करंट क्या है, 10 है, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 0। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाता है, 0 होता है। अब 0 वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण यदि हम इसके लोड को चेंज करते हैं, टर्मिनल के लोड को चेंज करते हैं या लोड के मान को कम ज़्यादा करते हैं, तो टर्मिनल वोल्टेज परिवर्तित नहीं होती है। जितनी यहाँ से वोल्टेज सोर्स हमको टर्मिनल वोल्टेज प्रदान कर रहा है उतनी ही हमको टर्मिनल पर प्राप्त होती है। तो वोल्टेज के ऐसे सोर्स को हम आदर्श वोल्टेज सोर्स कहते हैं। अब यहाँ से आपको कौन कौन सी बातें याद रखना है, तो पहली बात आपको याद रखना है कि जो आदर्श वोल्टेज सोर्स होता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है ना। तो आदर्श वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है, पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जो आदर्श वोल्टेज सोर्स है उसके सीरीज में ही इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ा होता है। तो आदर्श वोल्टेज सोर्स के श्रेणी क्रम में आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखना है। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि बाहरी रेजिस्टेंस या बाहरी लोड के परिवर्तन से टर्मिनल वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि आदर्श वोल्टेज सोर्स के टर्मिनल पर लोड परिवर्तन हम करते हैं तो उसके टर्मिनल वोल्टेज पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात 100 वोल्टेज है तो यहाँ पर टर्मिनल पर भी हमको कितनी मिलेगी, 100 वोल्टेज मिलेगी। तो इस प्रकार से स्थिर वोल्टेज सोर्स होता है एवं आदर्श वोल्टेज सोर्स होता है। अब हम देखते हैं कि स्थिर करंट सोर्स क्या होता है। तो स्थिर करंट सोर्स, सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि स्थिर करंट सोर्स क्या होता है एक डायग्राम की सहायता से। तो इसका जो डायग्राम बनता है इस प्रकार से बनता है। तो स्थिर करंट सोर्स, तो करंट का एक ऐसा सोर्स जिसके टर्मिनल पर यदि हम लोड परिवर्तित करते हैं ना, तो उसकी करंट के मान में बहुत कम परिवर्तन होता है, तो उसे स्थिर करंट सोर्स कहते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए डायग्राम है और यहाँ पर एक बाहरी रेजिस्टेंस लगा है या बाहरी लोड लगा है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से हम लोड के मान को कम ज़्यादा करेंगे तो इसकी जो करंट है, करंट सोर्स की जो करंट है उसमें बहुत कम मात्रा में परिवर्तन होगा। क्यों बहुत कम मात्रा में परिवर्तन होगा, क्योंकि इसके पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ा होता है इस प्रकार से, और इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा वैल्यू होने के कारण जब यहाँ से करंट फ्लो होगी तो इसमें से इंटरनल रेजिस्टेंस में से बहुत कम करंट फ्लो होगी और पूरी करंट कहाँ पे मिलेगी, हमको टर्मिनल पर मिलेगी। तो इस कारण से बहुत कम मात्रा में क्या होता है, इसके करंट में परिवर्तन होता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही कम करंट प्रवाहित होगी, पूरी करंट हमको कहाँ पे मिल जाती है, टर्मिनल पर मिल जाती है। तो इस कारण से स्थिर करंट सोर्स में टर्मिनल पर लोड परिवर्तन करने से उसकी जो करंट है वो बहुत कम मात्रा में परिवर्तित होती है और करंट वही की वही बनी रहती है, कुछ % में परिवर्तित हो जाती है। तो करंट के ऐसे सोर्स को हम स्थिर करंट सोर्स या कांस्टेंट करंट सोर्स कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमको इसमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, तो स्थिर करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है, अर्थात उच्च होता है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि स्थिर करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जो आंतरिक रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है करंट सोर्स के। तो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि स्थिर करंट सोर्स के समांतर में आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा
होता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो स्थिर करंट सोर्स है इसकी टर्मिनल पर यदि हम लोड परिवर्तन करते हैं तो बहुत कम मात्रा में करंट के मान में परिवर्तन होता है ना। तो लोड परिवर्तन से, तो तीसरा पॉइंट याद रखना है कि लोड परिवर्तन से करंट के मान में बहुत कम मात्रा में परिवर्तन होता है। तो यहाँ से ये 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं स्थिर करंट सोर्स से। अब उसके बाद हम यही समझ लेते हैं कि आदर्श करंट सोर्स क्या होगा। तो आदर्श करंट सोर्स जो होगा इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब अनंत रेजिस्टेंस हो जाएगा जब इसके हम टर्मिनल पर लोड को परिवर्तित करेंगे ना, लोड के मान को क्या करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इसका आंतरिक रेजिस्टेंस क्या हो गया है, इन्फिनाइट हो गया है। अब यहाँ से जो करंट जाएगी ना, अब इस मार्ग को फॉलो नहीं करेगी, जो करंट जाएगी वो यहाँ से नहीं जाएगी क्योंकि इसमें इन्फिनाइट रेजिस्टेंस है। जो करंट जाएगी यहाँ पर हमको टर्मिनल पर प्राप्त हो जाएगी, जितनी करंट यहाँ से जाएगी उतनी हमको इस टर्मिनल पर प्राप्त हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं 10 एम्पीयर की करंट यहाँ से फ्लो होगी, तो जो 10 एम्पीयर की करंट है हमको टर्मिनल पर प्राप्त होगी ना, और इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होने के कारण इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो इसमें से नहीं होगा जिसके कारण पूरी करंट हमको टर्मिनल पर प्राप्त हो जाएगी और जो करंट है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको हम बोलेंगे आदर्श करंट सोर्स। ठीक है, तो आदर्श करंट सोर्स में आपको याद रखना है, आदर्श करंट सोर्स में आपको याद रखना है पहली बात कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू अनंत होती है ना, आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। दूसरी बात याद रखनी है कि करंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, करंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो करंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं, तो इसे हम आदर्श करंट सोर्स कहते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमने पढ़ा कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स और कांस्टेंट करंट सोर्स और स्थिर वोल्टेज सोर्स एवं स्थिर करंट सोर्स। तो थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।